साल था 1973 और ये स्टोरी है 14 साल के मिडिल क्लास लड़के की जो अपनी पूरी फैमिली के साथ कोलकाता के बड़े बाज़ार में रहता था। उसके पापा और उसके ग्रैंडफादर दोनों स्टॉक ब्रोकर का काम करके अपनी ज़िंदगी का गुजारा बसर करते थे। एक दिन उसके पापा उसे छोड़ के चले जाते हैं। उसके पापा की डेथ हो जाती है और वो लड़का पढ़ाई में भी उतना अच्छा नहीं होता और वो अपने 10th के एग्ज़ाम में भी फेल हो जाता है। अपने ग्रैंडफादर के साथ रह के उसे स्टॉक मार्केट की थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है। उसके अंदर ट्रेडिंग का पैशन डेवलप होने लगता है। उसकी उम्र बहुत कम होती है और वक्त बीतता जाता है। फाइनली वो 19 साल का हो जाता है और वो ट्रेडिंग करने लगता है और ट्रेडिंग कर करके वो अपने हिसाब से बहुत अच्छा पैसा बनाने लगता है और उसे लगने लगता है कि उसे ट्रेडिंग का गेम समझ में आ गया है और वो बहुत जल्द ही अपनी फैमिली को बहुत अच्छी ज़िंदगी दे पाएगा। वो हर रोज़ ट्रेडिंग करने लगता है और उसे लगने लगता है कि अब मैं करोड़पति बन जाऊंगा और वो ट्रेडिंग से जितने भी पैसे निकालता है वो सारे पैसे अगली ट्रेडिंग में लगा देता है और हमेशा की तरह इस बार भी अपने सारे पैसे अगली ट्रेडिंग में लगा देता है, ये उम्मीद में कि इस बार पक्का बहुत बड़ा पैसा बना पाएगा। पर बदकिस्मती से उसे लॉस का सामना करना पड़ता है। उसके सारे पैसे डूब जाते हैं और उसके सारे पैसे ही नहीं डूबते बल्कि वो कर्ज में भी चला जाता है और उसे 15 दिन से पहले कर्ज को भी भरना था और उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता है। उस कर्ज को भरने के लिए उसे अपनी मम्मी का ज्वेलरीज को बेचना पड़ता है और उसकी ट्रेडिंग करने का सपना मानो टूट सा जाता है और वो डिसाइड करता है कि मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। एक दिन वो देखता है अपने आसपास कि कुछ लोग 1-2 रुपए का पुड़िया बना के बेच रहे हैं, तो वो अपनी मम्मी से कहता है कि मैं भी ये करना चाहता हूँ। तभी उसकी मम्मी ने उसे डांटते हुए कहा कि बड़ा सोचो। कुछ समय बाद वो फिर से ट्रेडिंग करने लगता है और वो मुंबई शिफ्ट हो जाता है और वो प्रॉफिट तो बना रहा होता है लेकिन उसकी एक गलती के कारण वो भारी लॉस में फिर से चला जाता है और ये सांप सीढ़ी का खेल उसकी ज़िंदगी में चल रहा होता है और ये डिसाइड करता है लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिंग करने का और वो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिंग करने लगता है और साल आता है 2004 और वो अपनी सारी सेविंग को 3 कंपनियों में इन्वेस्ट कर देता है। पहला एजिस ज्वेलर्स, दूसरा सैनिटरी वेयर एंड तीसरा ऑतुर ऑटो। वक्त बीतता जाता है और 10 साल के अंदर यानी 2014 तक उसके शेयर की प्रोसेसर 100 गुना बढ़ जाती है और उसका करोड़ों में बनाने का सपना फाइनली पूरा हो जाता है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि आज 1723 करोड़ का मालिक के दिग्गज निवेशक एस इन्वेस्टर the director of KDA Securities, विजय केडिया मिस्टर विजय केडिया Vijay Kishanlal KDA. ऐसे न जाने कितने सारे सक्सेस की कहानी है स्टॉक मार्केटिंग के अंदर और हम लोग कई बार ऐसे लोगों की कहानियाँ सुनते हैं और हमें लगता है कि स्टॉक मार्केटिंग से हमारा क्या ही लेना देना। हम लोग ऐसी कहानियाँ सुनते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं और भूल जाते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि स्टॉक मार्केट से आपका जन्मों जन्म का नाता है तो ये कोई गलत नहीं होगा। मैं समझाता हूँ कैसे। और आपको शायद मालूम ही नहीं कि आपके टूथपेस्ट खरीदने से लेके आपके सपनों के घर खरीदने तक हर जगह स्टॉक मार्केट आपको इम्पैक्ट कर रहा होता है। आपके लाइफ की हर डिसीजन को, चाहे वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी डिसीजन हो, आपके हर डिसीजन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट कर रहा होता है। और आप ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट से हमारा क्या ही लेना देना है, तो इसमें हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि स्टॉक मार्केट है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये सारी सिस्टम वर्क कैसे करती है और कुछ लोग स्टॉक मार्केट से इतना ज़्यादा अमीर कैसे बन जाते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए स्टॉक मार्केट की कंप्लीट स्टोरी को समझते हैं। Across Europe and the US tumbles today. Bull run in the Indian market seems unstoppable. Tuning the Sensex and the Nifty continue to hit new highs. The Nifty today we clocked a new record high today. The stock market is higher, it's out. कमर्शियल रेवोल्यूशन के शुरुआत से ही फ्रांस में फाइनेंशियल और डिप मैनेजमेंट बहुत ही तेज़ी से बढ़ती है। उसके साथ साथ इनफॉर्मल बैंड भी सेटिंग की जा चुकी थी जो एग्रीकल्चर के लिए लोन दिया करती थी, पर लोन को मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इन सभी को मैनेजमेंट करने के लिए कुछ लोगों को अपिसेंट किया जाता है जो इन लोगों की बाइंग और सेलिंग को मैनेज किया करती थी। इन लोगों को फ्रांस में कोर्टिएस डी चेंज कहा जाता है जिसका मतलब हुआ मनी ब्रोकर। तो इस तरह
ब्रोकर के कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई। 16वीं शताब्दी के दौरान डेप्थ स्पेनिश स्पेन के अंदर आता है। किसी तरह 1581 में इंडिपेंडेंट क्लियर कर देते हैं। इंडिपेंडेंट के बाद डेप्थ की पूरी इकोनॉमी प्रोटिस में लाए गए। एशियन और अफ्रीकन स्पाइसी को सेल करने पर इंडिपेंडेंट होती है और धीरे धीरे स्पेनिश एम्पायर की कंट्रोल प्रोटीज के ट्रीटीज पे बढ़ने लगता है, जिसके कारण स्पाइसी को डेप्थ से लेके सेल करने में भी दिक्कत होने लगता है। इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बचने के लिए एशियन और अफ्रीकन डायरेक्ट रूट मैप ढूंढने का फैसला करती है ताकि उसे पोर्ट्रीज पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। लेकिन समुद्र में एक नया रूट मैप ढूंढना आसान काम नहीं था। जब भी वो लोग समुद्र में रूट ढूंढने के लिए निकलते थे तो उसकी 10 सीप में से एक सीप नहीं मिलती थी, वो खो जाया करती थी। पर किसी भी तरह ये लोग एक रूट मैप ढूंढ निकाला। आगे की जानकारी आपको बाद में मिलेगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को हिट कर दें ताकि मेरी अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। स्किल्स को सीख सकते हो, आप कंटेंट क्रिएशन को सीख सकते हो, आप VFX डिजाइनिंग सीख सकते हो, आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हो, आप एक्सेल शीट को मेंटेन करना सीख सकते हो, आप गूगल एनालिटिक्स सीख सकते हो, आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीख सकते हो, आप गूगल शीट को कैसे एनालाइज करते हैं वो सीख सकते हो। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको ऐसी कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए आज के टाइम पे जो बहुत ज़्यादा काम आएंगे, तो आप स्किल्स टाइप करके कमेंट में मुझे बता सकते हो सकता है अगली वीडियो में इसके ऊपर ही लेके आ जाऊँ। अगर आप जानना चाहते हो कि 2025 में ऐसी कौन सी बिजनेस है जो एवरग्रीन है, जो कभी भी नहीं रुकेगी, कभी भी बंद नहीं होगी, तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी वीडियो लेके आ जाऊँ।